students, we are going to discuss the anti-malarial drugs. What are anti-malarial drugs? Basically these are the drugs which are against the malarial infection. वो वाली ड्रग्स जो कि मलेरिया के इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं, मलेरिया के इन्फेक्शन को क्योर करती हैं, उन ड्रग्स को एंटी मलेरियल ड्रग्स कहते हैं जो कि मलेरिया के ख़िलाफ़ काम करती हैं. तो सबसे पहले आ जाते हैं ब्रीफ ओवरव्यू पे. प्रोटोजोन parasites that cause human diseases are prevalent in underdeveloped tropical and subtropical countries where sanitary conditions, hygienic practices and control of the vectors of transmission are inadequate. तो प्रोटोजोन पैरासाइट्स जितने भी होते हैं ना, लाइक मलेरिया है, प्लाज्मोडियम, डेंगू वगैरह, ये सारे ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि उन जगहों पे ज़्यादा होते हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, अंडर डेवलप्ड जगह होती हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होते हैं, और जहाँ पे सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं होती, जहाँ पे हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं होती, लोग अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, जहाँ पे वेक्टर्स को कंट्रोल, ये जो वेक्टर्स हैं जैसे मच्छर वगैरह, इन वेक्टर्स को कंट्रोल और इनकी ट्रांसमिशन का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं होता. तो ऐसी जगहों पे इन पैरासाइट्स की, इन प्रोटोजोन पैरासाइट्स और इनकी जो इनसे फैलने वाली जो डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं. However, with increased world travel, protozoal diseases are no longer confined to specific geographic locales. तो अब होता क्या है कि चूँकि वर्ल्ड ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है. अब भी आप देख लें कि लॉकडाउन था, कोविड था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान से कितने ज़्यादा लोग बाहर जा रहे थे और बाहर से कितने लोग आ रहे थे. तो बहुत सारी परसेंटेज में अब लोग जो है वो वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं. पूरी दुनिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जो जा रहे हैं. तो इस वजह से ये जो प्रोटोजोल इन्फेक्शंस हैं, प्रोटोजोल डिजीज़ जो हैं, ये सिर्फ एक जगह पे कन्फाइन नहीं रह गई, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फैल चुकी हैं. बट चीज़ ये है कि ज़्यादा प्रिवेलेंट वहाँ पे है जहाँ जो अंडर डेवलप्ड कंडीशंस हैं, जहाँ पे अंडर डेवलप्ड सिटीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ वगैरह हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं. बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, द प्रोटोजोल सेल्स हैव मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्लोजर टू दोज ऑफ द ह्यूमन होस्ट देन टू प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल पैथोजन. चूँकि ये जो है ये यूनिसेलुलर हैं और ये यूकैरियोट्स होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स नहीं होते. चूँकि ये यूकैरियोट्स हैं तो इनका जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है और जो इनकी सेलुलर मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है ह्यूमन से, क्योंकि ह्यूमन हम भी यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स नहीं हैं. तो हम में जो है ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है. तो इस सिमिलैरिटी होने की वजह से हमारे पास थोड़ी सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आ जाती हैं, हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं इन ड्रग्स को यूज़ करते हुए, क्योंकि इन ड्रग्स का असर जो है वो ह्यूमन्स पे भी हो सकता है, क्योंकि सेम मशीनरी है ना दोनों में. इसलिए देयरफॉर प्रोटोजोल diseases are less easily treated than bacterial infections. इस यही वजह कि जो प्रोटोजोल डिजीज़ हैं ये बहुत आसानी से ट्रीट नहीं की जाती और नहीं ट्रीट होती जिस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट कर लिया जाता है. एंड मैनी ऑफ द एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स कॉज सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट्स इन द होस्ट, पर्टिकुलरली ऑन सेल्स शोइंग हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी. और ये भी देखा गया है कि होस्ट में, यानी कि जो भी ह्यूमन या जिस भी एनिमल को वो दवाई दी जा रही है, वो ड्रग दी जा रही है, उसमें सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट्स भी सामने आ जाते हैं, और ख़ास तौर पे उन सेल्स में जो कि बहुत ज़्यादा, जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है. मोस्ट एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स हैव नॉट प्रूवन टू बी सेफ फॉर प्रेग्नेंट पेशेंट्स. तो बहुत सारी एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स और बहुत सारी एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स तो ऐसी हैं जो कि एक्सपेक्टिंग वुमेन को जो है वो, या एक्सपेक्टिंग जो भी आप जिस भी स्पीशीज़ से रिलेट कर रहे हो, जिस भी स्पीशीज़ को डील कर रहे हो, तो उसके लिए जो है वो सेफ़ ही नहीं है. तो बहुत सारी एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स तो वैसे ही बैन है कि आप इन पर्सनस को तो दे ही नहीं सकते हो. ड्रग्स यूज टू ट्रीट प्रोटोजोल इन्फेक्शंस आर लिस्टेड इन फिगर. Some of the drugs discussed below are not available in the United States. However, most can be obtained by contacting the Centers for Disease Control and Prevention. तो बहुत सारी ड्रग्स इसी वजह से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में तो अवेलेबल ही नहीं है, बट उनको लिया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है बाय कॉन्टैक्टिंग दी सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो डिफरेंट सेंटर्स बने हुए थे डिफरेंट कंट्रीज़ में. तो अब हम आ जाते हैं मलेरिया पे, जिसकी डिफरेंट ड्रग्स हैं, और उन ड्रग्स में ये सारी ड्रग्स हैं जिसमें क्लोरोक्विन जो है और क्विनीन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि मलेरिया के पेशेंट को दी जाती हैं. Chemotherapy for malaria. Malaria is an acute infectious disease caused by 5 species of the protozoal genus Plasmodium. ये किससे कॉज होती है?
प्लाज्मोडियम से कॉज होती है। इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है थ्रू द बाइट ऑफ अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। किससे ट्रांसफ़र होता है हमें ये प्लाज्मोडियम? ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। एक मच्छर है मॉस्किटो फीमेल एनोफ्लीज, उसकी वजह से क्या होता है, वो जब काटता है तो उससे जो है वो प्लाज्मोडियम हम तक ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर वो हमें तो है वो सही बिल्कुल ऐश करता है, ऐश वाला हिसाब होता है उसको, और उसका और बहुत ज़्यादा वो डेवलप कर जाता है हमारे अंदर और फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। द क्लासिक प्रेजेंटेशन ऑफ मलेरिया बिगिनस विद हेडेक एंड फटीग। सबसे ज़्यादा जो मलेरिया के सिम्टम्स सामने आना शुरू होते हैं वो होते हैं हेडेक और फटीग, फॉलोड बाय फीवर, जिसमें फीवर भी फिर हो जाता है आपको, चिल्स एंड स्वेट्स। मलेरिया की एक बहुत ही अहम सिम्टम है चिल्स एंड स्वेट्स। आपको 15 मिनट बाद गर्मी लगेगी, 10 मिनट बाद आपको सर्दी लग रही होगी कि आप कंबल और डबल कंबल आप लेना चाह रहे होंगे, और फिर 10 मिनट बाद ही आपको ऐसी गर्मी लगेगी कि आपको फुल परस्पायरेशन, फुल पसीना आ रहा है और आप जो है वो सब कुछ उतारने को फिर रहे हो। तो इसके एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक सिम्टम है चिल्स एंड स्वेट्स। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम इज़ द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज़, जो कि अभी हमने बात की ना कि 5 स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम की जो कि मलेरिया कॉज करती हैं, उनमें से जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है ये मोस्ट डेंजरस स्पीशी है एंड द प्राइमरी कॉज ऑफ सीवियर मलेरिया, और यही जो है वो प्राइमरी कॉज है हमारे अंदर सीवियर मलेरिया का, कॉजिंग एन एक्यूट रैपिडली फल्मिनेटिंग डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट हाई फीवर। इसकी वजह से होता क्या है, कुछ को देखा है ना कि कुछ लोगों को तो अगर मलेरिया हुआ है तो वो ठीक हो जाता है जल्दी, लाइक 3-4 डेज़ में, बट समटाइम्स कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका जल्दी ख़त्म ही नहीं होता मलेरिया, चलता ही जाता है, बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो वो जो है सीवियर केस होता है और दैट मे बी ड्यू टू दी प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। इसमें क्या होता है कि आपको एक्यूट और परसिस्टेंट फीवर रहता है, हाइपर आपको पैरासाइटीमिया रहता है एंड ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन रहता है, और आपका जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते, लाइक आपका स्टमक जो है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर रहा होता फूड को, आपको फटीग फील हो रही होती है, और डिफरेंट इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो सामने आते हैं। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम इन्फेक्शन कैन लीड टू कैपिलरी ऑब्स्ट्रक्शन, ये कैपिलरीज के बंद होने का भी मौजब बन सकता है, सेरेब्रल मलेरिया का भी मौजब बन सकता है, जिसमें आप कहते हैं कि दिमाग को चढ़ गया मलेरिया तो सेरेब्रल, ठीक है, मलेरिया भी हो सकता है आपको, एंड डेथ विद इन डेज़, और उससे जो है वो डेथ भी हो सकती है। सेरेब्रल आपका रीजन सारा हेड एंड नेक एंड स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन ना, एंड डेथ विद इन डेज़, और उसकी जैसे डेथ भी हो सकती है विद इन डेज़ विदाउट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, अगर जो है उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। प्लाज्मोडियम विवेक्स, मलेरिया एंड ओवेल कॉज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ द डिजीज़। ये जो प्लाज्मोडियम विवेक्स है, मलेरियाई है एंड ओवेल है, ये 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जिनसे मलेरिया कॉज तो होता है बट माइल्डर लेवल का होता है। हाउ एवर द प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल स्पीशीज़ कैन ऑल्सो रिमेन डोरमेंट इन द लिवर, बट होता क्या है कि जो प्लाज्मोडियम विवेक्स स्पीशी है और प्लाज्मोडियम ओवेल स्पीशी, दीज बोथ स्पीशीज़ कैन रिमेन डॉर्मेंट, ये हमारे लिवर के अंदर डॉर्मेंट रह सकती हैं, यानी कि बिल्कुल जैसे वो अपनी लेटेंट पीरियड में सोई हुई इस तरह से हैं, विच कैन कॉज रीलैप्सेस मंथ्स और ईयर्स लेटर, जो जिसकी वजह से क्या होता है कि रीलैप्स होता है, रीअक्रेंस होती है डिजीज़ की मंथ्स के बाद या कभी कभार सालों बाद भी रीअक्रेंस होती है। प्लाज्मोडियम नॉलेसी इज़ एन अनकॉमन फॉर्म ऑफ मलेरिया, ये एक अनकॉमन फॉर्म है मलेरिया की, प्रीवियसली थॉट टू इन्फेक्ट ओनली नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, जो प्रीवियसली ये सोचा जाता था, ये समझा जाता था कि ये इन्फेक्ट करता है सिर्फ नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को, विच कॉजेज ह्यूमन इन्फेक्शन, जो कि ह्यूमन इन्फेक्शन कॉज करता है, समटाइम्स सीवियर इन साउथ ईस्ट एशिया, और समटाइम जो बहुत सीवियर होते थे और स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली इन साउथ ईस्ट एशिया में होते थे, यानी कि एशिया ही है। रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय प्लाज्मोडियम टू एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स हैज़ लेड टू न्यू थेराप्यूटिक चैलेंजेस, अब रेजिस्टेंस डेवलप करता जा रहा है प्लाज्मोडियम अपने अंदर एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से थेराप्यूटिक चैलेंजेस अब बहुत ज़्यादा हमारे आगे आ गए हैं, पर्टिकुलरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, पर्टिकुलरली किसके ट्रीटमेंट में, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम के ट्रीटमेंट में। अ समरी ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट एंड द साइट्स ऑफ एक्शन ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग्स आर प्रेजेंटेड इन, like here in the diagram you can see that at the number 1 at the first step an infected mosquito injects sporozoites, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो क्या करता है, स्पोरोजोइट आपके अंदर इंजेक्ट कर देता है। ड्यू टू दिस एट दिस सेकेंड स्टेप स्पोरोजोइट्स माइग्रेट टू द लिवर वेयर दे फॉर्म मेरोजोइट्स, और फिर क्या होता है कि ये दीज स्पोरोजोइट्स थ्रू दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड माइग्रेशन ट्रांसफर्स टू दी लिवर,
और वहाँ पे जाके ये जो है वो डेवलप होते हैं, मेरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेरोजॉइट्स में जब कन्वर्ट होते हैं तो थर्ड स्टेप क्या होता है, मेरोजॉइट्स आर रिलीज्ड एंड इन्वेड रेड ब्लड सेल्स। मेरोजॉइट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और इन्वेड कर लेते हैं किसको, रेड ब्लड सेल्स को। जब रेड ब्लड सेल्स इन्फेक्ट होते हैं तो फिर जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो सभी सामने आना शुरू हो जाते हैं। इन द रेड ब्लड सेल एट द फोर्थ स्टेप द मेरोजॉइट बिकम्स अ ट्रोफोजॉइट। तो आपका जो मेरोजॉइट है रेड ब्लड सेल्स के अंदर ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर फिफ्थ स्टेप पे क्या होता है, इन द रेड ब्लड सेल्स द ट्रोफोजॉइट मल्टीप्लाइज प्रोड्यूसिंग न्यू मेरोजॉइट्स। These are released when the red blood cell ruptures and they can infect other red blood cells। और इसी वजह से एनीमिया भी हो जाता है कि रेड ब्लड सेल्स जो रप्चरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वहाँ पे मेरोजॉइट्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ट्रोफोजॉइट जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, मेरोजॉइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर रेड ब्लड सेल बर्स्ट होता है। बर्स्ट होने से मेरोजॉइट्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं और वो फिर जो मेरोजॉइट्स हैं वो फर्दर आगे अगले रेड ब्लड सेल्स और अगले सेल्स को क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। At the sixth step, some merozoites become gametocytes। कुछ मेरोजॉइट्स जो हैं वो गेमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेवन स्टेप पे क्या होता है, द फीमेल मॉस्किटो पिक्स अप गेमेटोसाइट्स। जो फीमेल मॉस्किटो ने अगर दोबारा काटा आपको तो वो चूँकि ब्लड ही सक करती है ना मॉस्किटो, तो फीमेल मॉस्किटो पिक्स अप गेमेटोसाइट्स। तो वो जो गेमेटोसाइट्स होते हैं वो फीमेल मॉस्किटो के अंदर दोबारा से चले जाते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ह्यूमन। द सेक्शुअल साइकिल अकर्स इन द मॉस्किटो। और जो सेक्शुअल साइकिल होता है उसका आपके गेमेटोसाइट्स का वो किसके अंदर होता है, वो मॉस्किटो के अंदर होता है, वेयर स्पोरोजॉइट्स आर फॉर्म्ड। और फिर वहाँ पे जो स्पोरोजॉइट्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर अब यही जो इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो या फिर किसी दूसरे बंदे को काटेगा तो दोबारा से उस दूसरे बंदे को भी मलेरिया हो जाएगा। तो ये साइकिल जो है वो इस तरह से चलता रहता है। Next is the first drug which is widely used for the treatment of malaria, that is chloroquine. Chloroquine is a synthetic 4-aminoquinoline that had been the mainstay of antimalarial therapy for many years, जिसको बहुत सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। However, the use is now limited due to the Plasmodium falciparum resistance। अब इसके यूज़ को जो है वो थोड़ा कम कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है क्योंकि Plasmodium falciparum ने इसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस कॉज कर ली है। विच इज़ सीन इन ऑलमोस्ट ऑल मलेरिया एंडेमिक एरियाज़, जो कि हमें जो है वो सारे मलेरिया एंडेमिक एरियाज़ जितने भी हैं वहाँ पे नज़र भी आता है एक्सेप्ट सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका। क्लोरोक्वीन इज़ लेस इफेक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मोडियम विवेक्स malaria. Chloroquine is used for in the prophylaxis of malaria for travel to areas with non-chloroquine sensitive malaria। तो क्लोरोक्वीन को जो है प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया के लिए ट्रैवल करते हुए टूवर्ड्स दोज एरियाज़ जहाँ पे जो है वो नॉन क्लोरोक्वीन सेंसिटिविटी पाई जाती है मलेरिया के लिए। इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस। इसको जो है वो आप ट्रीटमेंट आपकी इंटेस्टाइनल के ट्रीटमेंट के लिए, इंटेस्टाइनल का एक इन्फेक्शन होता है डेट इज़ नोन एज एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस, उसको ट्रीट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? ऑल्दो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड, द प्रोसेसेस essential for the antimalarial action of chloroquine are outlined in figure 46.7. After traversing the erythrocytic and plasmodial membranes, chloroquine is concentrated in the acidic food vacuole of the malarial parasite primarily by ion trapping। तो होता क्या है बेसिकली कि जब क्लोरोक्वीन ट्रांसफर कर जाती है एरिथ्रोसाइटिक एंड प्लाज्मोडियल मेम्ब्रेन से, तो क्लोरोक्वीन क्या करती है, कंसनट्रेट हो जाती है कहाँ पे, एसिडिक फूड वैक्यूल में प्लाज्मोडियम के। जब एसिडिक फूड वैक्यूल में प्लाज्मोडियम के वैक्यूल में ये कंसनट्रेट हो जाती है, आयन ट्रैप कर लेती है वहाँ पे इन द फूड वैक्यूल, द पैरासाइट डाइजेस्ट द होस्ट सेल्स। पैरासाइट क्या करता है, होस्ट सेल्स को डाइजेस्ट कर रहा होता है हीमोग्लोबिन टू ऑब्टेन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। हाउएवर दिस प्रोसेस आल्सो रिलीजेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉल्युबल हीम विच इज़ टॉक्सिक टू द पैरासाइट। और फिर उससे होता क्या है कि टॉक्सिसिटी कॉज होती है, पैरासाइट जो है वो मर जाता है। टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ, मलेरिया जो आपका पैरासाइट है मलेरिया, वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसकी अपनी टॉक्सिसिटी ना हो, द पैरासाइट पॉलीमराइजेस द हीम टू हीमोजेन।
तो पैरासाइट क्या करता है कि पॉलीमराइज कर लेता है उस हीम को, जो कि हीम वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है हीमोजीन में, अ पिगमेंट विच इज़ सिक्वेस्टर्ड इन द फूड वैक्यूल, जो कि फूड वैक्यूल में सिक्वेस्टर कर लिया जाता है। क्लोरोक्वीन स्पेसिफिकली बाइंड्स टू हीम, क्लोरोक्वीन क्या करती है, स्पेसिफिकली हीम के साथ बाइंड कर जाती है फूड वैक्यूल के अंदर, प्रिवेंटिंग इट्स पॉलीमराइजेशन टू हीमोजोइन, और प्रिवेंट कर देती है कि पॉलीमराइजेशन ना हो हीम की और वो हीमोजोइन में कन्वर्ट ना हो। द इंक्रीज्ड पीएच एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ हीम रिजल्ट इन ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स, जब पीएच इंक्रीज कर जाती है हीम की वजह से और एक्यूमुलेशन हो जाती है हीम की, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है और फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, लीडिंग टू लाइसिस ऑफ बोथ द पैरासाइट एंड द रेड ब्लड सेल। और उसकी वजह से होता क्या है कि लाइसिस हो जाती है आपके पैरासाइट की भी और पैरासाइट के साथ साथ रेड ब्लड सेल की भी लाइसिस हो जाती है। सो हियर इन डायग्राम यू कैन सी दैट नंबर 1 स्टेप द पैरासाइट डाइजेस्ट द होस्ट सेल्स हीमोग्लोबिन टू ऑब्टेन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। पैरासाइट क्या करता है, डाइजेस्ट कर रहा है किसको, होस्ट सेल्स के हीमोग्लोबिन को, टू ऑब्टेन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एट द सेकंड स्टेप द प्रोसेस रिलीजेज लार्ज अमाउंट्स ऑफ हीम विच इज़ टॉक्सिक टू द पैरासाइट। और सेकंड स्टेप पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीम जो है वो रिलीज़ होता है और जो कि टॉक्सिक होता है पैरासाइट के खुद के लिए। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ द पैरासाइट ordinarily polymerizes the heme to non-toxic hemozoin which is sequestered in the parasite's food vacuole, और hemozoin में उसको कन्वर्ट कर लेता है। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, हम क्लोरोक्वीन देते हैं, तो here you can see the negative sign, तो this chloroquine prevents the polymerization of heme into the hemozoin which leads to the accumulation of heme and thus causes toxicity to the parasite, and so the parasite as well as the red blood cell burst. Okay, at the fourth step chloroquine prevents the polymerization to hemozoin. The accumulation of heme results in lysis of both the parasite and the red blood cell. Next is pharmacokinetics. इसके pharmacokinetics क्या हैं, chloroquine is rapidly and completely absorbed following oral administration। ये rapidly और completely absorb हो जाती है oral administration के थ्रू, जब हम इसको मुंह के साथ निगलते हैं। The drug has a very large volume of distribution and concentrates in erythrocytes, liver, spleen, kidney, lung, melanin containing tissues and leukocytes। ये जो ड्रग है ये लार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होती है और कंसनट्रेट हो जाती है एरिथ्रोसाइट्स में, लिवर में, स्प्लीन में, किडनी में, लंग में, मेलानिन कंटेनिंग टिश्यूज़ में, वो वाले तमाम के टिश्यूज़ जहाँ पे मेलानिन प्रेजेंट होता है। वैसे तो हर जगह पे मेलानिन प्रेजेंट होता है, बट कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे मेलानिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एंड ल्यूकोसाइट्स, और ल्यूकोसाइट्स में भी ये क्या हो जाता है, कंसनट्रेट हो जाता है। इट परसिस्ट इन यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट में परसिस्ट करता है। द ड्रग ऑल्सो पेनिट्रेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग कैन ऑल्सो पेनिट्रेट इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ट्रैवर्सेस द प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है। क्लोरोक्वीन इज डीअल्काइलेटेड बाय द हेपेटिक मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज सिस्टम, क्लोरोक्वीन को डीअल्काइलेट किया जाता है बाय द हेपेटिक मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज सिस्टम आपके लिवर में। एंड सब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स रिटेन एंटी मलेरियल एक्टिविटी, और उससे जो कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनके अंदर भी थोड़ी सी एंटी मलेरियल एक्टिविटी होती है। बोथ पेरेंट ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड प्रीडोमिनेंटली इन यूरिन, और जितने भी आपका पेरेंट ड्रग है और जितने भी मेटाबोलाइट्स क्लोरोक्वीन से प्रोड्यूस हुए इन द लिवर, वो सब के सब एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं प्रीडोमिनेंटली इन द यूरिन थ्रू किडनीज। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स फेस्ड बाय द क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन के कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि फेस कर सकता है कोई पेशेंट। एडवर्स इफेक्ट्स आर मिनिमल एट लो प्रोफाइलैक्टिक डोजेस, इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो बहुत मिनिमम हैं अगर इसको लो लेवल्स पे, लो डोजेज़ में दिया जाए। एट हाई डोजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, प्रोराइटिस हो जाता है, हेडेक्स होते हैं, ब्लड विजन होती है, ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल examination should be routinely performed during extended use due to potential retinal toxicity. Discoloration of the nail beds and mucous membranes may be seen on chronic administration. क्रॉनिक लेवल जहाँ पे क्रॉनिक हुई है और वहाँ पे अगर इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है बार बार और बहुत ज़्यादा लेवल में, तो वहाँ पे जो है नेल बेड्स की डिस्कलरेशन भी हो सकती है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं उनके भी। क्लोरोक्वीन शुड बी यूज्ड कॉशियसली इन पेशेंट्स विद हेपेटिक डिसफंक्शन, इसको जो है बहुत ही कॉशियसली, बहुत एहतियात से यूज़ करना पड़ता है उन पेशेंट्स में जहाँ पे हेपेटिक डिसफंक्शन पाया जाता है, सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। पेशेंट्स विद सोरेसिस और पोरफायरिया शुड नॉट बी ट्रीटेड विद क्लोरोक्वीन। वो वाले पेशेंट जिनमें सोरेसिस या पोरफायरिया वाली डिजीज़ हैं
उनको क्लोरोक्वीन नहीं देनी चाहिए, बिकॉज एन एक्यूट अटैक में भी प्रोवोक, क्योंकि उसकी वजह से एक एक्यूट अटैक जो है वो प्रोवोक हो सकता है। क्लोरोक्वीन कैन प्रोलॉन्ग द क्यूटी इंटरवल, ये क्यूटी इंटरवल को जो है प्रोलॉन्ग कर सकती है। एंड यूज़ ऑफ अदर ड्रग्स दैट ऑल्सो कॉज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन शुड बी अवॉइडेड इफ़ पॉसिबल, और वो वाली तमाम ड्रग्स जो कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज करती हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। So here in diagram you can see that the GI disturbances, skin rashes, headaches, blurred vision, ये सारे जो हैं adverse effects हैं of chloroquine. Next is the quinine. So it's another very effective and widely used drug against the malaria. Quinine, an alkaloid originally isolated from the bark of the cinchona tree, interferes with heme polymerization, resulting in death of the erythrocytic form of the plasmodial parasite. It is reserved for severe infections and for chloroquine resistant malarial strains. तो क्विनीन जो है वो एक अल्कलॉइड है ओरिजिनली, और इसको आइसोलेट किया गया था बार्क ऑफ द सिंकोना से। सिंकोना एक ट्री है, दरख्त है, सिंकोना की छाल भी कहते हैं उसको। उस छाल से जो है वो इस ड्रग को निकाला गया था, और ये देखा गया कि जी ये छाल तो बड़ी इफ़ेक्टिव है मलेरिया के अगेंस्ट काम करने में। मलेरिया के पेशेंट तो बड़ी इससे फास्टली जो है वो रिकवर कर रहे हैं। तो ये जो ड्रग है फिर इसलिए इसको जो है वो एक लेबॉर्ट्री के लेवल पे और उस तरह इसको प्योरीफाई करना शुरू कर दिया, और ये जो है इसको एज एंटी मलेरियल ड्रग जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये भी क्या करती है, ये भी हीम की पॉलीमराइजेशन नहीं होने देती, और एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियल जो है पैरासाइट उसको बर्स्ट करा देती है, उसकी डेथ करा देती है। और इसको जो है रिज़र्व रखा जाता है किस लिए, जब कभी अगर किसी को सीवियर मलेरियल इन्फेक्शन हो या वो वाला इन्फेक्शन हो जहाँ पे क्लोरोक्वीन जो है वो काम नहीं करती, जहाँ पे क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे जो है क्विनीन दी जाती है। क्विनीन इज़ यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड इन कॉम्बिनेशन विद डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन। इसको यूजुअली एडमिनिस्टर किया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन में। टेकन ओरली क्विनीन इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। अगर आप इसको निगलते हो, ओरली लेते हो, तो ये बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थ्रू आउट द बॉडी। द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्विनीन इज़ सिंकोनिज्म। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है क्विनीन का वो है सिंकोनिज्म। अ सिंड्रोम है कॉजिंग नोजिया, वॉमिटिंग, टेनेटस एंड वर्टिगो। तो इससे क्या होता है, ये सिंकोनिज्म से नोजिया टाइप की कंडीशन हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, टेनेटस हो जाती है और वर्टिगो हो जाती है। दीज इफेक्ट्स आर रिवर्सिबल। ये इफेक्ट्स हैं तो रिवर्सिबल एंड आर नॉट रीजन्स फॉर सस्पेंडिंग थेरेपी। और ये रीजन्स भी नहीं है कि थेरेपी को सस्पेंड कर दिया जाए। थेरेपी चलती रहती है नोजिया और वॉमिटिंग वगैरह पे, जो उसी तरह से थोड़ा बहुत जो है वो काबू पा लिया जाता है। हाउ एवर क्विनीन ट्रीटमेंट शुड बी सस्पेंडेड इफ़ हीमोलिटिक एनीमिया आकर्स। पर क्विनीन का ट्रीटमेंट जो है वो फ़ौरन स्टॉप कर देते हैं और कर देना चाहिए अगर हीमोलिटिक एनीमिया हो गया है पेशेंट के अंदर। सो ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपायरम है और स्पीशीज़ नॉट आइडेंटिफाइड, उसके लिए क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट और अननोन रेजिस्टेंस। और दूसरी तरफ आपके पास उसकी डिफरेंट जो ड्रग्स हैं उनके नेम्स लिखे हुए हैं जो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस है वहाँ पे क्विनीन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन देनी होती है। जहाँ पे अनकॉम्प्लिकेटेड है तो वहाँ पे सिंपली क्लोरोक्विन भी चलती है। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है या प्लाज्मोडियम फैल्सिपायरम है और स्पीशीज़ नॉट आइडेंटिफाइड हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, क्लोरोक्विन दी जाती है। और अगर स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड नहीं है तो अल्टरनेटिवली इसको क्या दिया जाता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया जाता है। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है अगर और प्लाज्मोडियम विवेक्स है और प्लाज्मोडियम ओवेल है, उसके लिए क्लोरोक्विन प्लस प्रिमाक्विन दी जाती है। अल्टरनेटिव के तौर पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्लस प्रिमाक्विन दी जाती है। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया अगर प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम नॉल्सी है तो उसके लिए क्लोरोक्विन दी जाती है और अल्टरनेटिव के तौर पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी जाती है। सीवियर मलेरिया है तो उसके लिए ये सारी ड्रग्स है जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन भी शामिल है वो दी जाती हैं, या क्विनीन और डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन के कॉम्बिनेशन में दी जाती है। प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया के लिए कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है मलेरिया को, क्लोरोक्विन सेंसिटिव रीजन्स जितने भी हैं जहाँ पे क्लोरीन जो है वो सेंसिटिव है तो वहाँ पे क्लोरीन ही दी जानी चाहिए। ऑल अदर रीजन्स में आप जो है वो डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हो, मेफ्लोक्विन दे सकते हो और इस तरह की दूसरी ड्रग्स दे सकते हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग एक्सपेक्टिंग फीमेल तो वहाँ पे क्लोरोक्विन और मेफ्लोक्विन जो है वो दी जा सकती है। दीज आर द रेफरेंसेस फॉर दिस लेक्चर।